हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी जो स्टार्टिंग है हम क्लास 6 की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है वहाँ से करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि यहाँ से एज इट इज़ कई बार कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या उसके अलावा आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तब आप खुद जानेंगे कि कितनी बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होती हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, लेसन जो 1 है क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, उनके बारे में हम कौन कौन सी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं भोजन, वो किस तरह का भोजन खाते थे, जैसे कि शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, किन चीज़ों पर वो निर्भर थे। कपड़ा, वो किस तरह के वस्त्र का प्रयोग करते थे पहनने के लिए। मकान, वो किस तरह के घरों में रहते थे, कोई स्थायी जीवन उनका था कि नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, खेल यानी कि किस तरह के खेल उस वक्त खेले जाते थे, पेशा कैसा उनका पेशा था जिसके माध्यम से वो अपनी जीविका चलाते थे। कहानियाँ, नाटक, गीत आदि, इन सभी से जुड़ी जो भी जानकारी है वो हम अतीत से जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं रहने के स्थल, कि किस तरह के रहने के स्थल को मतलब प्रेफर किया जाता था। तो देखिए, अगर हम किसी सभ्यता को ही देख लें, जैसे कि मान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ठीक है, फिर मिस्र की सभ्यता हो गई, और उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें नदियों का बहुत महत्व रहा है। तो उसी तरह हम इस चैप्टर में भी जानेंगे कि जो इसमें हम जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में, कि कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, और उसके अलावा हम पहाड़ियाँ जैसे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो कि उत्तर पश्चिम साइड है, और गारो पहाड़ियाँ ये उत्तर पूर्वी साइड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुलेमान और गारो पहाड़ियाँ कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। विंध्य पहाड़ियाँ जो मध्य भारत का अगर हम बात करें एरिया, और सिंधु तथा गंगा नदी, यहाँ पर भी हम देखेंगे जैसे कि आरंभिक नगर, ठीक है, इन सब से जो रिलेटेड जानकारी है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके अलावा देख लेते हैं अतीत की घटनाओं के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं। तो देखिए, जैसे कि हो गई पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, और अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस, पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी, इन सब के माध्यम से हम जो अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी घटना कब घटित हुई है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बात आती है बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटना है वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी सन देखेंगे तो उसके सामने ये लिखा रहता है। कोई सी भी ईयर की अगर हम बात कर ले या टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ बीसी और एडी आप जनरली देखते ही हैं। तो जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है वहाँ हम देखते हैं बीसी, जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं फ्रेंड्स ईसा पूर्व। और एडी आप जहाँ देखते हैं ये इसका मतलब होता है पूरा एनो डोमिनी, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है एडी, और इसे हिंदी में हम कहते हैं ईस्वी। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा एक और आपने ध्यान रखना है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक होता है बीपी यानी कि वर्तमान से पहले, इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अब आगे देख लेते हैं बीसी की जगह जो आजकल एक और है टर्म जो प्रयोग होने लगी है, वो है बीसीई। ठीक है, बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, और जो एडी है इसकी जगह क्या प्रयोग होता है सीई यानी कि कॉमन एरा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नोट्स जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो बीसी और एडी मैंने अभी आपको समझाया, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीसी में हम कोई भी ऐसे अगर हम देखें तो ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये घटते क्रम में है, जबकि एडी में बढ़ते क्रम में है। और ये से हम कब तक बढ़ा सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट में हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे कि 2020। ठीक है, और फर्स्ट एडी जो कि ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। तो देखिए,
अब इसको मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या चीज़ है जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये शो किया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अतीत में कोई घटना हुई है, वो आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई है, ये हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो वर्तमान, अगर हम टाइम का अगर पूछते हैं तो वो 2000 को आधार मानकर चलता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए अगर आपसे ऋग्वैदिक काल का ही टाइम पीरियड पूछा जाए तो उसका टाइम पीरियड की स्टार्टिंग अगर हम देखें तो वो है 1500 बीसी से। ठीक है, 1500 बीसी से है ऋग्वैदिक काल की स्टार्टिंग। तो अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए आज से कितने वर्ष पहले की वो घटना है, तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी 2000 को आधार मानकर चलता है। तो आप 2000 में 1500 को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3500 वर्ष पहले उस काल की जो स्टार्टिंग मानी जाएगी। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर जो है वो कब गद्दी पर बैठा, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में ही हम देख रहे हैं, तो अकबर जो है वो गद्दी पर कब बैठा, 1556 एडी में बैठा था फ्रेंड्स वो। तो 2000 में से हम इस 1556 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 444। ठीक है, और वैसे ही अगर आप जनरली अगर देखें, अगर अब जैसे भी 2020 चल रहा है तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी सेम ही इसको फॉलो करेंगे। यानी कि बीसी की घटना का अगर आपने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जानना है तो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, और एडी के लिए आप ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग जिस रूप में रहते थे वो क्या था, संग्राहक और आखेटक। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, अब मैंने आपको बताया कि कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, अब यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो ज़्यादा, अगर हम आरंभिक लोगों की जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। और जो आसपास के जो फ्रेंड्स जंगल थे, ठीक है, जो भी वो पूरी विशाल संपदा थी उससे अच्छी तरह से वो परिचित थे। यानी कि जो भी जंगल से उनको उत्पाद मिलते थे, ठीक है, उनका वो सेवन करते थे, उनका संग्रह करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संग्रह से ही मतलब बना जो संग्राहक। ठीक है, और आखेटक, आखेटक अगर हम बात करें तो आखेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। आखेट का मतलब होता है शिकार, और जो उस शिकार करते हैं वो क्या कहलाए, आखेटक। तो शिकार भी करते थे वो जानवरों का। ठीक है, तो संग्राहक और आखेटक के रूप में लोग वहाँ रहते थे। अब आता है अगला कि लगभग 8000 वर्ष पहले सबसे पहले जिन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया वो कौन सी थी, गेहूँ तथा जौ। ठीक है, गेहूं तथा जौ जो है सबसे पहले इनको उपजाना प्रारंभ किया गया, वीट एंड बार्ले। ठीक है, और ये लगभग 8000 वर्ष पहले की बात है। विंध्य के उत्तर में उपजाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी है फ्रेंड्स, चावल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विंध्य मैंने आपको बताया जो मध्य भारत वाला एरिया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जो चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं सबसे पहले, तो आपने ध्यान रखना है विंध्य के उत्तर में। ठीक है, उत्तर का मतलब हुआ नॉर्थ। तो विंध्य के जो उत्तर में उपजाने वाली सबसे पहली फसल थी वो कौन सी थी, चावल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देख लेते हैं हम। लगभग 4700 वर्ष पहले जिस स्थान पर आरंभिक नगर फले फूले वो कौन सा था, सिंधु और इसकी सहायक नदियां। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ गंगा नहीं है। अगर हम 4700 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आगे ही आरंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है, और अगर हम देखें लगभग 2500 वर्ष पहले जिस स्थान पर नगर का विकास हुआ वो कौन सा था, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। तो आप टाइम पीरियड से समझ सकते हैं कि गंगा और इसकी जो सहायक है यानी कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे भी पहले जो सिंधु नदी है वहाँ पर आरंभिक जो नगर के हमें साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ बताई थी, गारो ये कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बात आती है कि ये जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्यों बताया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगर हम बात करते हैं गंगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो गंगा के अगर हम दक्षिण एरिया की बात करते हैं, ठीक है,
तो जो इस नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। ये एक आपने ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही यहाँ के जो शासक थे वो शक्तिशाली थे। एक बहुत ही विशाल राज्य इन्होंने स्थापित किया था यहाँ के शासकों ने, ठीक है। और ये जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है ये क्या कहलाता था? मगध। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं ये चीज़ें, तो नोट्स ज़रूर ध्यान से बनाइएगा और रिवीजन भी ज़रूर करिएगा। अब आगे देख लेते हैं इंडिया शब्द के बारे में। ये जो इंडिया शब्द है, ठीक है, इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात कर लें तो सबसे पहले देखिए जो इंडिया शब्द है ये कहाँ से, किससे निकला है? इंडस से, ठीक है। इंडस को फ्रेंड्स संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, सर्वप्रथम सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस किसके द्वारा कहा गया था? उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ईरानियों तथा यूनानियों ने क्या कहा था? हिंदोस अथवा इंडोस। और आगे देख लेते हैं, भारत नाम का जो प्रयोग पहले किन के लिए किया जाता था? अगर आपसे पूछा गया तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। इसका उल्लेख फ्रेंड्स हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृति आपसे पूछा जा सकता है कितने वर्ष पुरानी है? तो 3500 वर्ष पुरानी, ठीक है। ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब आती है बात पांडुलिपि की, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। तो पांडुलिपि जिसे अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। क्या है इसका मतलब? हाथ। ये जो पांडुलिपियां हैं ताड़पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको उसकी एक इमेज भी दिखा दी है। तो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये जो पांडुलिपि हैं, ठीक है, इनकी अगर आपसे अगर पेड़ की छाल पूछी जाए तो आपने ध्यान रखना है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। और जो ये मेनू शब्द है इसका मीनिंग क्या है? हाथ। ये जो फ्रेंड्स, ये जो हम इमेज यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, इसके माध्यम से आपको पता भी चल रहा होगा कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपसे ताड़पत्रों या फिर एक चीज़ याद रखनी है आपने, हिमालय क्षेत्र में ये जो उगता है, ठीक है, पेड़ भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पर उगता है? ये हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। और ये कैसे लिखी जाती हैं? हाथ से। तो इनके माध्यम से भी हमें अतीत के बारे में जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। आगे देख लेते हैं अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस। तो ये जो लेख हैं ये पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है। ये कैसे थे? जैसे कि हम अशोक के भी देख लेते हैं अभिलेख, ठीक है। तो ये कैसे किए जाते थे? एक कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे ये, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता था, जैसे कोई राजा होता था या शासक, ठीक है, ये क्या करते थे या फिर अन्य लोग अपने आदेशों से उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपसे कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियां आदियों का जो अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? पुरातत्वविद। और इसके अलावा ये क्या करते थे? हथियार, सिक्के, जो औजार हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जो छानबीन है और खुदाई का काम भी ये करते थे। और इतना ही नहीं, जो जानवर, चिड़िया, मछलियाँ, इन सारी जो इनकी हड्डियाँ हैं, ये सारी चीज़ें भी ये खोजबीन इनकी करते थे, ताकि उसी के माध्यम से हम अतीत की जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। अब देख लिए कंधार से जो आपको पूछा जा सकता है कि कंधार से जो प्राप्त अभिलेख है उसकी भाषा के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कंधार से, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंधार है ये कहाँ पर है। तो ये है अफ़गानिस्तान की फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये आपको पता हो गया। और इसकी अगर लिपि देखें तो ये यूनानी और अरमाइक जो लिपि है, ठीक है, अरामेक लिपि, तो इसमें ये अभिलेख जो है हमें प्राप्त हुए हैं। और अगर शासक आपसे पूछा जाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका ये अभिलेख है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा शासक है? अशोक। जो हम मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो अशोक नामक जो शासक था उसके आदेश पर ही ये उत्कीर्ण कराया गया था, ठीक है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैंने अभी आपको जो बताई कि यूनानी और जो अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में ये जो अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है,
ठीक है। और कहाँ पर है ये? अफ़गानिस्तान में। तो ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती है, यानी कि जो क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये पूरा यहाँ कंप्लीट होता है। यानी कि इसमें हमने लास्ट में एक अंधार से प्राप्त अभिलेख के भाषा और लिपि के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आगे लेसन 2 के बारे में जानेंगे। ये आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।